नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है देश तक में कोरोना से जुड़ी सारी खबरों और जानकारियों का। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,835 हो गई, जबकि 452 लोगों ने दम तोड़ा। हालांकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 2 बड़ी राहत वाली खबरें आई। पहली ये कि मरीजों के ठीक होने की दर अब 80% तक पहुंच गई और दूसरी ये कि देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में 40% की कमी आ गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1076 नए मामले सामने आ चुके हैं। और अब आपको देश और दुनिया की कोरोना की कुछ बड़ी खबरें भी फटाफट से दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर दुनिया भर का आज क्या हाल है। कोरोना का रिपोर्ट कार्ड देश का और दुनिया का क्या है, अलग अलग राज्यों के लिहाज से आज कोरोना के आंकड़े देश के इस मेडिकल बुलेटिन में क्या बता रहे हैं आपके सामने है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,205 मरीज अब भी हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मरीजों वाला राज्य है। मुंबई के धारावी में अकेले 101 मरीज हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम कही जाती है, जहां 15 नए केस और पाए गए हैं। दिल्ली में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 1,640 मामले हैं। हालांकि दिल्ली की सरकार का दावा यह है कि उनका ऑपरेशन शील्ड काम कर रहा है। 1,000 से ज्यादा मरीज वाला गुजरात अब छठा राज्य देश में बन गया है। और इसी के साथ अगली खबर यह है कि केरल में 24 घंटे में सिर्फ एक पॉजिटिव केस पाया गया है और अब केरल के मॉडल की भी चर्चा होने लगी है कि क्या केरल की तर्ज पर कोरोना से देश भर में लड़ाई लड़ी जा सकती है। और जरा दुनिया का हाल भी देख लीजिए। पूरी दुनिया में अब तक 1,45,705 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अमेरिका ने पूरी तरह से घुटने टेक रखे हैं कोरोना के सामने। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,591 यानी कि 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। ये सुपर पावर अमेरिका है, जहां अब तक 34,784 मरीज कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। और अमेरिका में अब चर्चा यह चल रही है क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए। इटली में अब तक 22,170 मरीज कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। और चीन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,632 हो गया है। अब चीन में जहां यह माना जा रहा था कि कोरोना खत्म हो गया, वहां कुछ केसेस वापस पॉजिटिव पाए जाने लगे। बहरहाल अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर एक बार फिर एक शर्मनाक घटना हुई है। टोंक में पुलिस की टीम पर हमले की खबर देश को हैरान करने वाली है। भीड़ बेकाबू हुई और लॉकडाउन पर सावधान करने के लिए पहुंची पुलिस पार्टी पर बिना कुछ सोचे समझे टूट पड़ी। यह हमला बिना किसी उकसावे के हुआ। 3 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए और 7 लोगों को इस मामले में पुलिस ने पकड़ा। पहले 12 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में पुलिस की टीम पर निहंग सिखों का तलवार से जानलेवा हमला। एक एएसआई का उस वक्त कट गया हाथ। फिर 15 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों की बारिश, कई पुलिसकर्मी घायल। और अब राजस्थान के टोंक में पुलिस पर हमले की खबर से मची खलबली। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान घटना टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के कसाईबाड़ा इलाके में हुई, जब गश्त कर रही पुलिस पार्टी पर सुबह करीब 7:30 बजे भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ में करीब 60-70 लोग शामिल थे। पुलिस वहां गलियों में जमा भीड़ से घरों के भीतर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पार्टी पर लाठी, सरिया और दूसरे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि 2 को मामूली चोटें लगी हैं। तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ इधर जितने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के और हमारे सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लगे। सुबह सुबह कुछ युवक हैं, वो बाहर किसी काम से आए होंगे, जो भी बात थी। वहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है। तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से जो मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची।
फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद पुलिस और डॉक्टरों पर हमला जारी है। जो पुलिस लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगातार लोगों से सुरक्षित घरों में रहने की अपील कर रही है, उन्हीं पर जानलेवा हमला हो रहा है। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो तंग गलियों में जान बचाने के लिए भाग रहे थे और छतों से पथराव हो रहा था। इस तरह की दृश्य और हरकत दोनों ही घिनौने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना हमारी राजनीति है, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। टोंक से शशांक के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना की इस जंग में ज्यादातर लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, घरों में कैद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन को तोड़ने के लिए उतावले हैं। ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। डंडे की भाषा समझने वाले भला बातों को क्या समझेंगे? ऐसे लोग कानून को मानो मजाक समझ रहे थे। पुलिस को चकमा देना इनके लिए खेल है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर विचरने वाले हर रोज धरे जा रहे हैं। कहीं चालान हो रहा है, कहीं जेल तो कहीं ऑन स्पॉट एक्शन। जामताड़ा की पुलिस ने सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को दबोचा और गले में तख्तियां टांग दी। लिखा था, हम नहीं सुधरेंगे, हम समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों की तस्वीर खींची जाती है, चौक चौराहे पर खड़ा किया जाता है, इलाके में तस्वीर भी लगाई जाती है। ये तस्वीर पुणे के स्वारगेट इलाके की है। लॉकडाउन के बीच सड़क पर चहलकदमी करते 180 से ज्यादा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, पुलिस ने लोगों को सड़क पर ही बिठा दिया और पूरे 4 घंटे तक लॉकडाउन के नियम पढ़ाए, फिर चेतावनी देकर छोड़ा गया। अगली बार धरे गए तो हवालात के दर्शन होंगे। आगरा में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 188 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस नियम न मानने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर रही है। तस्वीर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक गांव की है। सैकड़ों ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग की हवा निकालते हुए सड़क पर निकल आए। दरअसल पास के जंगल से एक भालू गांव में घुस आया था। वनकर्मी को खबर करने की बजाय खुद ही घरों से निकल आए। हालांकि वनकर्मियों ने आने के बाद बात संभाल ली। देश में 1 महीने के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद 13,000 को पार कर गई है। क्या आंकड़े लॉकडाउन तोड़ने वालों के मन में खौफ नहीं भर रहे? अब भी नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? जिंदगी से मत खेलिए, क्योंकि आप पुलिस को तो चकमा दे देंगे, लेकिन वायरस के खतरे से कैसे बच पाएंगे? जामताड़ा से देवाशीष भारती और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कई शहरों में लॉकडाउन सिर्फ आम लोग ही नहीं तोड़ रहे, बल्कि वीवीआईपी भी इसका मजाक बना रहे। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की आज शादी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना लॉकडाउन के माहौल में यह शादी कम लोगों के बीच नहीं हो सकती थी? सोशल डिस्टेंसिंग तक का पता नहीं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों के पालन का दावा किया गया, लेकिन सवाल है कि भीड़ देखकर क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? हालांकि कर्नाटक से लॉकडाउन के वीवीआईपी मजाक की तस्वीर जरूर सामने आई, लेकिन इसी बीच आज सूरत में भी एक अनोखी शादी हुई। समारोह में ना तामझाम था और ना ही बैंड बाजा। दूल्हा दुल्हन मंडप में मास्क लगाकर बैठे थे। मेहमान के नाम पर सिर्फ दोनों के माता पिता वहां थे। बाकी लोगों ने वीडियो कॉल से जोड़े को आशीर्वाद दिया। शादी 6 महीने पहले तय हो गई थी। शादी समारोह की रस्म सिर्फ आधे घंटे में पूरी कर ली गई और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। और अब आपको जरा देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का हाल भी दिखा देते हैं। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति है, इस बात का इशारा हमने आपको पहले दिया। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। जरा देश के बाकी हिस्सों का हाल भी देख लीजिए। देश के नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां कितने मरीज इस समय हैं। महाराष्ट्र में 3,205, 194 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 1,640 और तमिलनाडु में 1,267 मरीज कोरोना के इस समय हैं।
15 लोगों की मृत्यु कर्नाटक में हो चुकी है। राजस्थान में 1131, मध्य प्रदेश में 1308 और गुजरात में 1131 मरीज इस समय कोरोना के पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की स्थिति आपके सामने है, जहां यूपी में 14, तेलंगाना में 18 और आंध्र प्रदेश में 14 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। और केरल का हाल आपके सामने, जहां 395 कुल पॉजिटिव मरीज हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित मध्य प्रदेश में। चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले इंदौर में 842 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी और साफ सफाई में 3 बार अव्वल रहने वाला इंदौर आज वायरस के हमले से बेहाल है। हर रोज मरीजों की बढ़ती तादाद बेकाबू होते हालात के संकेत हैं। 24 घंटे में वायरस ने 250 लोगों को बीमार किया है। अब तक पूरे जिले में 840 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अकेले इंदौर में 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कोहराम के बीच इंदौर में हालात से निपटने की तैयारी का दावा किया गया। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटकर रणनीति बनाई गई है। प्रशासन ने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई है। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रेड कैटेगरी, जिसमें 1700 बेड, येलो कैटेगरी, जिसमें 1300 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मैरिज हॉल, होटल और हॉस्टल को कोविड केयर में बदल दिया गया है। इंदौर में 12 लाख लोगों का सर्वे किया गया। हर रोज 500 से 600 की टेस्टिंग करके मरीजों की पहचान की जा रही है। हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के, उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। अस्पतालों में समुचित सैंपलिंग की व्यवस्था हो गई है। अस्पतालों से जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं वो लोग उनके सैंपलिंग होके टेस्ट में जा रहे हैं। टेस्ट की हमारी समुचित हो गई, लोकल टेस्टिंग में अब हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जल्दी। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई है। 52 में से 26 जिले अब कोरोना की चपेट में हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इतने खराब हालात में प्रदेश के पास स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं है। निदान की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और इसलिए वहां पेशेंट्स एक विशेष इलाके में बढ़े, 3-4 बस्तियों में बढ़े। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। 600 तक की स्थिति पहुंच गई है। आंकड़ा जी ये बड़ा, इसका मूल कारण है कि सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट। आपने अधिकारी नए भेज दिए, अधिकारी नए भेजे तो टास्क फोर्स बना दिया, कौन उन पे कंट्रोल करेगा, कोई स्थिति नहीं है। किट और जो मेडिकल इक्विपमेंट लगने थे उनकी बहुत ज्यादा कमी हुई। एक तो सूबे में राजनीतिक उथल पुथल और दूसरे वायरस का इतना जबरदस्त हमला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौती बहुत है। इंदौर में कोरोना का चक्र तोड़ना ही होगा और ये सिर्फ टेस्टिंग बढ़ाकर ही संभव है। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी सरकार ने फैसला किया है, कोटा में कोचिंग के लिए गए जो स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए थे वो बसों के जरिए वापस लाए जाएंगे। यूपी सरकार इसके लिए 300 बसें लगा रही है। एलन कोचिंग के बाहर मैदान में ये बसें इस समय कोटा में खड़ी की गई हैं, जहां इन बसों को इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी से कोटा के कोचिंग स्टूडेंट्स को बस से लेने के लिए आए ड्राइवर और कंडक्टर का फूल बरसाकर स्वागत भी वहां पर किया गया। ये छात्र पिछले कई दिन से मांग कर रहे थे कि ये अपने परिवारों के पास, अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहते हैं, लिहाजा इनको कोटा से निकाला जाए। और अब बात गुजरात और राजस्थान की। दोनों राज्यों में 2100 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। जहां अहमदाबाद हॉटस्पॉट के तौर पर तेजी से पहचान बनाए हुआ है, वहीं जयपुर के रामगंज से कुछ अच्छी खबर है। अहमदाबाद अब एक बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभर चुका है। पूरे गुजरात में जितने कोरोना मरीज हैं
उसमें से आधे से ज्यादा अकेले अहमदाबाद में ही अब तक पहचाने गए। पूरे गुजरात में 1000 से ज्यादा वायरस से संक्रमित मरीज हैं। वहीं अहमदाबाद में 590 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ 24 घंटे में 45 नए मरीज अहमदाबाद में सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अहमदाबाद में 24,000 टेस्टिंग किट की खेप भेजी है। अब शहर में टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 24,000 कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो यहाँ पे पहुंची है। आप देख सकते हैं ये 24,000 जो टेस्टिंग किट है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इसकी वजह से जो कोरोना का टेस्टिंग है वो बेहद फास्ट हो जाएगा। दरअसल गुजरात सरकार बार बार इस किट की मांग कर रहे थे। अब केंद्र सरकार के जरिए ये किट जो है वो आज गुजरात में पहुंची है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1200 के आंकड़े को छूने वाली है। आज 62 नए मरीज जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए। हालांकि जयपुर के रामगंज से बहुत दिनों बाद अच्छी खबर मिली है। यहां पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 मरीज ही पॉजिटिव मिले हैं। गहलोत सरकार की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। राहत भरी खबर रामगंज से आई है। रामगंज में पिछले 48 घंटों में मात्र 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसका परिणाम दिखने लगा है। थोड़ा हौसला और बहुत ज्यादा सावधानी से वायरस को रोक सकते हैं। यह संभव नहीं है। बस इस जानलेवा वायरस से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लॉकडाउन का शहर शहर क्या असर है, कई राज्यों से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। को अब 3 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO के पास। आप देखिए सुबह के वक्त वाहन जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि जो असेंशियल कम्युनिटी संबंधित होते हैं या जिनको छूट मिली है वो लोग सुबह सुबह ही ट्रैवल करते हैं। तो हल्का फुल्का ये कहा जा सकता है कि वाहन जो है नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जैसी यूजुअली होती थी पहले। आप देखिए यहाँ से वाहनों का एकदम निकलना जारी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही लोग ऑफिस जाते हैं और तमाम जगहों पर जाते हैं। तो ये स्थिति आज कुछ अलग दिख रही है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए मंडियों में किसानों को फसल ले जाने की इजाजत दे दी है। अभी मैं मुहाना मंडी में आया हूं जहां आप देखा जा सकता है इस तरह से ट्रैक्टर पर किसान आ रहे हैं। हालांकि किसान हैं, इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल काम है। बहुत सारे किसान बिना आपको मास्क के दिख जाएंगे। फिर भी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से अलाउ किया गया है कि जो जिनको किसानों की जरूरत है फसल बेचने की वो यहाँ आ सकते हैं। किसानों का कहना है कि उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। चना जो है वो 3837 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, जबकि होना चाहिए था कम से कम 4400 से 4900 प्रति क्विंटल। देश के साथ साथ कश्मीर में भी जारी लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ का पर्यटन उद्योग है। दरअसल अगस्त के महीने में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही पूरी तरह से पर्यटन ठप हो गया था। अब पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि शायद गर्मी आते ही पर्यटन रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन के चलते फिलहाल नाक के बराबर कश्मीर पर्यटक रुख कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना संक्रमण किसी तरीके से न फैले, इसके लिए CGO कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। मैं इस वक्त उसी टनल के अंदर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से पूरे शरीर को यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल ऐसे कदम अलग अलग जगहों में जहां पर ITBP काम कर रही है, चाहे वो यहां से चाइना बॉर्डर का इलाका हो या फिर दूसरी जगह है, वहां पर भी इस तरीके से सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। हालांकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उनकी रफ्तार में कमी आई है और करीब 80% मरीज अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। दुनिया में ना कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, ना ही मरीजों की मौत से फैलती दहशत, लेकिन हिंदुस्तान में हालात अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले न सिर्फ संभले हुए हैं बल्कि सुधरे भी हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। अब 6.2 दिन में मरीजों की तादाद 2 गुनी हो रही है। 13.06% मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि करीब 80% संक्रमित अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में मौतों की संख्या भी कम होकर 23 हो गई है। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस
लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि देश में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई सही तरीके से चल रही है और पूरे भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 का लोग पालन कर रहे हैं। रही बात कोरोना संदिग्धों की जांच की, तो ICMR ने बताया कि इसमें भी तेजी आई है। टेस्टिंग का आंकड़ा भी अब तक 3.25 लाख के करीब जा पहुंचा है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए, उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स है उनमें हुए थे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,385 के पार जा पहुंचा है, लेकिन राज्यों के लिए 5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्टिंग किट भी बढ़ाई जा रही है। जानकारी ये भी दी गई है कि अब 30 मिनट में ही कोविड-19 टेस्ट के नतीजे मिलने लगे हैं। सरकार और जनता मिलकर इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई में अनुशासन और ईमानदारी बरकरार रही तो जीत भी हिंदुस्तान की तय है। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की सेना सरहद पर न सिर्फ कोरोना से जंग लड़ रही है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के नापाक आतंकी घुसपैठ की साजिश से भी लड़ना पड़ रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। भारत सरकार और भारतीय सेना भी इस महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे साहब हैं। जनरल साहब से जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कश्मीर से लौटे हैं, सरहद का आपने दौरा किया है, क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं? LC के हालात के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं फॉरवर्ड एरिया से वापस आया हूँ। मुझे मौका मिला सभी कमांडर से मिलने का, उनकी ब्रीफिंग सुनने का, और जो अलग अलग ऑपरेशन में जवानों ने, अफसरों ने हिस्सा लिया है उनसे भी मिलने का मौका मिला। और ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है और बहुत जोश अच्छा है और पूरे अच्छी तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी भारी गोलाबारी की, आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया, ना सिर्फ श्रीनगर के इलाके, JNK के इलाके में, लेकिन पूंछ राजौरी के इलाके में भी बमबारी की। और फिर से अफसोस की बात यह है कि इस बमबारी में 3 सिविलियंस भी कैजुअल्टी हो गए, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरफ के हरकतें कर रहा है। तो आपने सुना सेना प्रमुख को, और महाराष्ट्र के पालघर की भी एक घटना के बारे में आपको बता देते हैं, जहां गांव में भीड़ ने 3 लोगों को आज पीट कर मार डाला। भीड़ ने इन तीनों को लुटेरा समझकर हमला किया। इन लोगों पर पत्थर बरसाए गए और डंडों से इन्हें मारा गया। मारे गए लोगों में एक ड्राइवर था और 2 मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 30 लोग हिरासत में ले लिए गए। घटना के स्थल में जब जो छोटा सा वीडियो एक देखने को आया है, तो उसमें लग रहा है कि गांव वालों ने वो जो गाड़ी थी उसको पलट दिया था, उसकी कांचें तोड़ी थी, वहाँ वो उनके हाथ में लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन यानी वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। SP रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को वो गांव के हमने इसमें दे दिया है हमें, और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो SP और उनकी टीम कर रही है। देश में कोरोना से आर पार की लड़ाई हर मोर्चे पर चल रही है। इस लड़ाई में RBI अपना खजाना लेकर कूद पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। RBI के इस ऐलान से नकदी बढ़ेगी, क्रेडिट सप्लाई बेहतर होगी। इन उपायों से छोटे कारोबारियों, MSMEs, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। इससे राज्यों को भी फायदा होगा। PM मोदी ने ट्वीट करके RBI के इस कदम का स्वागत किया।